बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में आपसे ASI BPS 9 का पार्ट 2 आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी 50 मार्क्स का जो आपको ऑब्जेक्टिव है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं थोड़ा सा जो जनरल नॉलेज में जो पाकिस्तानी स्टडी है, वर्ल्ड जीके है और ग्रामर है, जनरल मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी जनरल साइंस है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स करके लेकर चल रही हूँ। ठीक है जी, आई होप यू लाइक इट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम पढ़ेंगे पाकिस्तानी स्टडी। ठीक है जी। अच्छा, आपसे ये पूछना था कि जिस तरह से मैं ये मिक्स करके पढ़ा रही हूँ आपको, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है या फिर मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, पाकिस्तान स्टडी के लिए अलग, वर्ल्ड जीके के लिए अलग, जनरल मैथ्स के लिए अलग, या फिर ये बेहतर है? मुझे ऐसा लगता है ये मेथड बेहतर है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग लेकर चल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, फिलहाल अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डे इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली ऑन 8 मार्च। तो 8 मार्च को कौन सा डे होता है? तो होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई को होता है। ट्यूबरक्लोसिस डे जो होता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ये 24 मार्च को होता है। ठीक है जी। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है वो 5 जून को होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज में सवाल आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, तो C इसका राइट आंसर है। इसके अलावा IMF जो है वो 27 दिसंबर 1945 में स्टैब्लिश हुई थी और इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 190। ये फिगर आपको पता होना चाहिए, सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द बुक द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इज रिटन बाय। तो ये जो बुक है द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखी है? ये लिखी है जुल्फिकार अली भुट्टो ने, तो ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, इनकी जो फेमस बुक्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके नाम आप अच्छे से याद कर लें, इनको देख लें आप। जैसे मिसाल के तौर पे थर्ड वर्ल्ड है, और इसके अलावा वो है इफ आई एम असैसिनेटेड है, अवेकिंग द पीपल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनकी काफ़ी फेमस बुक्स हैं, इस हवाले से सवाल आता है, पास पेपर में भी आया हुआ है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। साथ में आप बेनज़ीर भुट्टो की भी कुछ इंपॉर्टेंट फेमस बुक्स हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड सवाल एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री इनमें से कौन सा है ये बताना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं लैंड लॉक कंट्री किसे कहते हैं। वो कंट्री जिसका ओशियन के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, समंदर नहीं लगता, जिस कंट्री के किनारे पर, सरहद के किनारे पर या उस कंट्री के किसी भी साइड से समंदर नहीं लगता, तो उस कंट्री को हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो इनमें से वो कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो B इसका राइट आंसर है। अच्छा, दुनिया में टोटल 44 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, जैसे मैं मिसाल दूं कि अफगानिस्तान के अलावा है ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, अर्मीनिया है, और इसके अलावा है मंगोलिया है, भूटान है, नेपाल है। तो ये सारे जो है ना, ये लैंड लॉक कंट्रीज कहलाते हैं। मैंने कुछ की एग्जाम्पल आपको दिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट OIC समिट वॉज हेल्ड इन विच ईयर। तो पहले जो OIC समिट हुई थी वो हुई थी सितंबर 1969 में। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? ये रबत में हुई थी। रबत जो कि मोरक्को का कैपिटल है, वहाँ पर ये हुई थी। ठीक है, इसके अलावा सेकंड भी अक्सर पूछ ली जाती है कि सेकंड OIC समिट कहाँ हुई थी, कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी। सेकंड जो हुई थी फरवरी 1974 में हुई थी, और ये पाकिस्तान में हुई थी, इसलिए अक्सर बहुत जनरल नॉलेज में आती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट जो हुई थी अभी, वो हुई थी 2019 में, और ये हुई थी सऊदी अरबिया, यानी जद्दा के अंदर हुई थी, सॉरी रियाद में हुई थी। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, पहली, दूसरी और लेटेस्ट, इसमें से सवाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। इनमें से वो कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज है? तो वो सबसे ज्यादा क्लोज है वीनस, तो ये इसका राइट आंसर है। मैं यहाँ पर आपको एक इमेज के थ्रू दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड की थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं। देखिए, सबसे पहले है मर्क्यूरी, उसके बाद है वीनस, वीनस के बाद है अर्थ, अर्थ के बाद है मार्स, उसके बाद है जुपिटर। ठीक है, इस तरह से इसका सीक्वेंस है, यानी पहले है मर्क्यूरी, उसके बाद क्या है? वीनस, फिर उसके बाद है अर्थ, फिर उसके बाद है मार्स, फिर है जुपिटर। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट टू सन कौन सा है। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सबसे ज़्यादा सन के करीब वो ज़्यादा हॉटेस्ट होगा।
ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। ठीक है, जो हमारा अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स हैं, उन लेयर्स के कुछ नाम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्लोजेस्ट है अर्थ के, ठीक है, वो कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है ट्रोपोस्फेयर, यानी बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर। इस तरह से ये सारी लेयर्स हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट। तो ये जो आपकी लेयर्स हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स, इनमें से वो कौन से लेयर है जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है? तो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर, ठीक है, जो तकरीबन अर्थ से कुछ 10 से 30 किलोमीटर अबव होती है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि इसी से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आता भी है ये। विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन फॉर कंटेनिंग मिटियोर्स। मिटियोर्स कहते हैं रॉक को, पत्थरों को, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना उनको कहते हैं। वो कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसके अंदर ये मिटियोर्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मीजोस्फेयर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा ये वर्ल्ड जीके का है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट, यानी हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एशिया के अंदर। कहते हैं कि 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है एशिया के अंदर। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर। और सबसे कम किसके अंदर है? वो है अंटार्कटिका में, सबसे लोवेस्ट। तो सवाल इस तरीके से आ सकता है, तो यू शुड नो। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11 है, अब यहाँ से हम थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर को देख लेंगे। यहाँ पर सवाल है, मे आई गिव यू डैश एडवाइस। तो इसके साथ जो करेक्ट यहाँ पर वर्ड आएगा वो आएगा सम। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं मतलब, तो इसका राइट आंसर है सम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, इसलिए जब आप ऐसा राइटिंग की प्रैक्टिस करें या आप कुछ राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी वर्ड इस तरीके से दिया जा सकता है कि आपको उसकी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, बट इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कोऑर्डिनेशन, COO, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। इनमें से वो कौन सा वर्ड है जो रॉन्गली स्पेल्ड है, मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर पहला लफ्ज है ब्लीड, इसका मतलब है बहना, खून बहना। ठीक है, ब्रेक, तोड़ना। स्पीक का मतलब है बोलना, बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। बट यहाँ पर जो स्पीच है SPEACH, दिस वर्ड इज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें इसका करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ए की जगह आएगा ई। ठीक है, स्पीच। तो दिस इज अ करेक्ट वर्ड, स्पीच। इसका मतलब होता है तकरीर करना। ठीक है, तकरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर। यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करनी है, इनमें से कौन सा करेक्ट है इसके साथ? वो है डी, यानी नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। दिस इज अ करेक्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एन आवर लेट। ठीक है, तो मतलब किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी लोकेशन पे पहुंचने की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसके साथ जो करेक्ट प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा एट, यानी सी इज अ राइट आंसर, यानी वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट। ठीक है, जहां पर हम किसी पॉइंट या किसी लोकेशन की बात करते हैं तो वहां पे एट लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच नंबर विल कम नेक्स्ट, यानी एक सीक्वेंस दी गई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। अच्छा, ये IQ का सवाल है, और अगर आपको याद हो कि 2019 का ASI BPS 9 का जो पेपर है, जो पास पेपर है, जो कि मैंने अपने चैनल पर अभी तक शेयर नहीं किया है, समझाया नहीं है, मतलब MCQs शेयर नहीं किए। वैसे तो मैंने आपको दिखाया था कि ये पेपर है, और मैंने आपको बताया भी था कि इसमें देखें आप IQ के और जनरल मैथमेटिक्स के सवाल भरपूर तरीके से हैं, बहुत सारे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी। तो इसी की वजह से मैंने ये वाला सवाल यहाँ रखा है, ताकि आपको बता सकूँ कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर ये सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं पेयर बनाऊँ स्टार्टिंग से, यहाँ पर अगर मैं अपने हिसाब से, सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, तो इस सीक्वेंस को एनालाइज करना है। लेकिन एनालाइज करने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसका पेयर बनाया और चेक किया कि इनमें डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कितने गैप के बाद ये अगला नंबर आ रहा है।
तो फिर मैंने ये देखा कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया, इसका। अब देखिए इसके पेयर के अंदर 8 और 13 के दरमियान कितने का गैप आ रहा है? 5 का गैप आ रहा है। 10 और 15 के दरमियान कितने का गैप आ रहा है? 5 का गैप आ रहा है। 12 और 17 के दरमियान 5 का गैप आ रहा है। इट मीन्स 14 के बाद कोई ऐसा नंबर आए कि दरमियान में कितना गैप आए? 5 का गैप आए। अगर मैं यहाँ पर 19 लिखूं तो यहाँ पर क्या आएगा? 14 और 19 के दरमियान कितना गैप आएगा? 5 का गैप आएगा। ठीक है, तो वैसे तो इसका राइट आंसर ए यानी 19 ही है, मगर मैं एक और मेथड के थ्रू आपको इसको वेरीफाई करके बताती हूँ। देखें, अगर आप यहाँ पर 8 और 10 को लें, ये वाली सीक्वेंस चलाएं, इन दोनों को लें, तो देखिए इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अब ये 10 और 12 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 12 और 14 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, 13 और 15 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 15 और 17 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 17 के बाद 19 जो आ रहा है, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो हो गया ना क्लियर। तो इसके बाद क्या आएगा? 19 आएगा, यानी 19 इसका राइट आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। जब ये भी जनरल मैथमेटिक्स का सवाल है, ये रेशो का सवाल है और अक्सर ये पूछा जाता है और ये 2019 के पास पेपर में भी है। अच्छा, क्या है कि द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। इफ देयर आर 18 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? यानी एक क्लास में लड़के भी पढ़ते हैं, ठीक है, और लड़कियां भी पढ़ती हैं, लेकिन लड़के जो हैं वो तादाद में ज्यादा हैं और जो लड़कियां हैं वो तादाद में कम है। तादाद इन्होंने बताई है कि अगर लड़के तादाद में ज्यादा हैं तो कितने हैं टोटल? 18 है, यानी 18 बॉयज हैं। तो बताना है कि लड़कियां कितनी होंगी। तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। किस तरीके से बनेगी कि 3:2, ठीक है, इक्वल टू बराबर है किसके? यहाँ पर बॉयज का रेशो कितना है? 18 और x जो कि हमें यानी लड़कियां पता ही नहीं है, ठीक है, तो मालूम करनी है। अब इसकी इक्वेशन किस तरीके से मैं सिंप्लीफाई करूंगी? 3 को डिवाइड किया 2 से, सॉरी 2 है, ठीक है जी, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय x। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 8 जा क्या होता है? 16 होता है। तो यहाँ 6 आ गया, 2 1 जा 2, और यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 3x आ जाएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये इक्वेशन आपकी बन रही है। अब मैं क्या करूंगी? x हमारा यही रहेगा और मैं 36, यहाँ पे मैं इसको लाइन क्रॉस करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, 36, ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है? x आ जाता है, और मैं इसको करूंगी कैंसिल, यानी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा 6। तो हमारा पास x क्या आया? हमारे पास x आया 12। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी यानी 12। यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 12 हैं, और बॉयज कितने हैं? 18 हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रेशो 3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान? यहाँ से पाकिस्तान स्टडीज के थोड़े एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी सेनेट है उसमें टोटल 96 मेंबर्स हैं टोटल, यानी 20 का राइट आंसर है। अच्छा, सेनेट में तो 96 हैं, लेकिन नेशनल असेंबली के अंदर कितने हैं? जो कि अभी हमारी 16th नंबर की जो नेशनल असेंबली है उसमें टोटल 336 जो है ना मेंबर्स हैं। ठीक है, टोटल अक्सर लोगों को ये पता है कि 342 है। 342 15th नंबर ऑफ नेशनल असेंबली में थे, अभी जो है वो टोटल 336 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सवाल बहुत आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। हाउ मेनी रिवर्स आर इन बलूचिस्तान? तो टोटल नंबर ऑफ रिवर्स जो हैं बलूचिस्तान में वो 7 है, यानी 20 का राइट आंसर है। इसके अलावा 5 रिवर जो हैं वो पंजाब के अंदर हैं। टोटल नंबर ऑफ रिवर्स जो पंजाब में हैं वो 5 हैं, और सिंध में जो हैं वो 4 हैं। इसके अलावा KPK का मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई।
ठीक है, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच रीजन ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर इट्स शीशाम टिम्बर फॉरेस्ट। पंजाब का वो कौन सा रीजन है जो फेमस है शीशाम टिम्बर फॉरेस्ट से, तो वो है चंगामंगा। ठीक है, दिस इज अ रीजन, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, द ओल्डेस्ट बैराज ऑन द रिवर इंडस। तो जो रिवर इंडस पे जो बैराजेस हैं उनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो बेसिकली ये जो चारों है ना, ये इंडस रिवर के ऊपर ही ये बैराजेस चारों के चारों, बट इसमें से ओल्डेस्ट कौन सा है उसके लिए आपको ईयर्स पता होने चाहिए चारों के। तो क्या है ईयर्स, यहाँ पर जो सखर बैराज है ये 23 यानी 1923 के अंदर बिल्ट हुआ था। जो गुद्दू बैराज है वो 62 यानी 1962 में बिल्ट हुआ था। कोटरी बैराज 1955 के अंदर बिल्ट हुआ था। इसके अलावा ये जो तोनसा बैराज है ये हुआ था 1958 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका राइट आंसर क्या होगा, सखर बैराज, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द सतलज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच रीजन। तो जो सतलज रिवर है वो किस रीजन से ओरिजिनेट होता है इनमें से, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए यानी तिब्बत। ठीक है, सतलज रिवर जो है ये तिब्बत जो रीजन है वहां से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ऑन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये साइन हुई थी, और ये वाटर की जो एलोकेशन है, जो हमारे पास 5 रिवर है उनकी वाटर की जो एलोकेशन है नदियों की, उसके रिगार्डिंग है। तो ये हुआ था 19 सितंबर 1960 के अंदर, और ये कराची के अंदर साइन हुई थी। ठीक है, ये आपको सिटी भी पता होना चाहिए, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट इन विच ईयर। तो जो रोहतास फोर्ट है ये 1541 के अंदर बिल्ट हुआ था, और ये किया था शेरशाह सूरी ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी यानी 1541। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द सुलेमान माउंटेन्स। जो सुलेमान माउंटेन्स हैं जो कि आपकी बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर है, इनमें इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है तख्ते सुलेमानी, जिसकी जो अगर नंबर्स के अंदर न्यूमेरिक के अंदर बात करें तो 3487 मीटर्स इसकी हाइट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 8 और ये 7 मीटर्स ये इसकी हाइट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी। ठीक है, यानी पाकिस्तान की जो अरेबियन सी के साथ जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी है 1046 किलोमीटर, यानी ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये इसकी लेंथ का पूछ रहे हैं, कोस्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि एक जनरल मैथमेटिक्स का है। सिंपल एक इक्वेशन है जिसमें आपको एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, इसमें जो एक्स है ना इसकी वैल्यू, तो इसको यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ और इसमें कलर में रेड ले लेती हूँ। आपको सिंपल है बहुत ज़्यादा, ये आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है 3x + 5 = 20। ठीक है, तो x को पहले मैंने क्या करना है, अलग करना है इन सारी चीज़ों से। तो किस तरह से होगा, मैंने यहाँ पर कर लिया 3x = 20, और यहाँ पर आपके पास जो 5 है ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। देन आपके पास क्या है 3x = यहाँ पर, और क्या आ जाएगा 15, यानी 20 में से 5 माइनस करें तो 15 आ गया। x आपका यहीं पर ही रहा, = आपने 15 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है तो = की दूसरे साइड आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आपको छोटे मोटे रूल्स पता होना चाहिए कि = की दूसरे साइड पर जाएगी कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट तो उसकी साइन चेंज होगी, कोई चीज मल्टीप्लाई करेगी तो वो = की दूसरे साइड जाके डिवाइड करेगी। बेसिक रूल पता होना चाहिए, आपकी सिंप्लीफिकेशन में आपको हेल्प करेंगे। x = इसका राइट आंसर क्या होगा 5, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 50, यानी ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, मैं यहाँ इसको टिक कर देती हूँ, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर 500 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 600 रुपीज, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट से रिलेटेड ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक शॉपकीपर है जिसने एक आइटम को परचेज किया है कितने में, 500 रुपीज़ में, और उसको बेचा है कितने में, 600 रुपीज़ में। तो जो उसको प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, इनमें से वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले वी शुड नो कि कितना प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपका प्रॉफिट = आपका जो क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका जो है, सेलिंग प्राइस माइनस आपका जो एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना है 600 माइनस, और एक्चुअल प्राइस कितना है 500,
तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया है हमारे पास 100 रुपीज, ठीक है। तो 100 रुपीज क्या है, प्रॉफिट है। अब क्या करना है, अब 100 रुपीज का क्या करना है, जो 100 है इसका परसेंटेज निकालना है। किस तरीके से निकलेगा, 100 को मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। तो 100 को डिवाइड करना है किससे, टोटल नंबर से, यानी क्या है 500, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होता है कि इस 2 0 को आपने, ये 2 0 से आपने कैंसिल किया तो आपके पास क्या बचा, 5 एंड 100, यानी 5 1 = 5, 5 2 = 10, और ये 0 ऐसे का ऐसी। तो इसका क्या आंसर आएगा, 20, यानी टोटल कितना, 20% उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर उसने 500 की एक चीज खरीदी, उसको 600 की बेची, तो उसको 20% प्रॉफिट आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम से इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फायदा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द नंबर हुज 7% इज 21, यानी वो कौन सा नंबर है जिसका अगर मैं 7% निकालूं तो 21 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ, और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम किसी नंबर का अगर परसेंटेज निकालते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हम किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 7%, तो 7% को मैं किस तरह लिखूंगी, 7 / 100, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी एक्स भी इसके साथ लिख दूंगी, या मल्टीप्लाई भी लगा देती हूँ, आपको दिख जाएगा सही से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी एक्स हमें मालूम करना है, वो हमें मालूम नहीं है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21, यानी 7% का जो एक्स वैल्यू है वो क्या होगी, और जो कि बराबर है 21 के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 7x, ठीक है, 7x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 7 के साथ 100 डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल टू की दूसरे साइड पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, 7x = 2100, ठीक है। अब यहाँ पर 7x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है 300, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर है 300, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि लास्ट इस वीडियो को, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। तो स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, यानी सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रसेल्स है, ये किसका है, बेल्जियम का कैपिटल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह पार्ट 3 में कुछ और इंटरेस्टिंग से मजे से MCQs लेकर आऊंगी, और साथ में आपको बताती चलूँ कि ASI BPS 9 का जो फिजिकल टेस्ट है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियली आप इनकी वेबसाइट पे जाके, SPSC की वेबसाइट पे जाके अपनी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे से रनिंग करें, इंशाल्लाह आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ तो दूसरों को भी पहुँचाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।